तो नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हमेशा की तरह आपके छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लेकर हम एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हुए। तो शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप लोगों के बेस्ट विशेस और बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। चितरंजन दास लिखते हैं, सर आपका एक लौता चैनल है जो फौजी भाइयों को मोटिवेट करता है और आपकी एक छोटी सी कोशिश फौजियों की जिंदगी में सुधार ला सकती है। चितरंजन दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप लिखते हैं, मैं आपके सभी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं, आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रिंपू सिंह लिखते हैं, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया। ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पर हमने वीडियो बनाया था, उनके ऊपर रिंपू सिंह ने लिखा है। मीर कुमार पटेल लिखते हैं, जय हिंद सर, आपसे काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है, थैंक यू वेरी मच। शमीर कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आप सभी के बेस्ट विशेस और कॉम्प्लीमेंट्स जिनसे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छी अच्छी जानकारीज और अच्छे अच्छे वेलफेयर्स की बातें लेकर आते हैं। हम सभी के नाम दोस्तों यहाँ पर नहीं ले पा रहे, लेकिन इनके अलावा भी जिन जिन भाइयों ने हमें बेस्ट विशेस दी है, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स दी है, उन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं आप सभी के सवालों के सॉल्यूशन। सबसे पहले अजीत सिंह का सवाल लेते हैं। अजीत सिंह कहते हैं, सर मैं नेवी में हूं और मैंने बीएससी प्राइवेट की है जॉब में आने के बाद, लेकिन उसे डिक्लेयर नहीं किया है। जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे तब हमें कोटा किस हिसाब से मिलेगा? 12वीं पास के हिसाब से मिलेगा या बीएससी के हिसाब से मिलेगा? हमें डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, आप जो भी एजुकेशन लेते हो उसे डिफेंस में दर्ज कराना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट आपको जो भी कोटे मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो आपके एजुकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि नौकरी के क्लास के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लास 1, 2, 3, 4 उनके हिसाब से वो कोटे फिक्स है। पहली बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है। दूसरी बात यह है कि आप ये पूछ रहे हैं कि हमें दर्ज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो अजीत सिंह जी, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कई बार क्या होता है कि सोल्जर बोर्ड में 10वीं पास और 12वीं पास की वैकेंसीज आती है, जैसे कि बैंक में, एसबीआई बैंक में गार्ड्स की नौकरी है, या ऐसी कुछ नौकरी जो क्लास 4, क्लास 3 में आती है, उसकी वैकेंसी आती है जो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के क्वालिफिकेशन पे ऊपर होती है। उस टाइम पे सोल्जर बोर्ड क्या करते हैं कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जिनके डॉक्यूमेंट्स में ग्रेजुएशन लिखा हुआ है या उससे भी बड़ी कोई डिग्रीज लिखी हुई है, तो उनको वो ऑफर नहीं देते हैं, बल्कि 10वीं पास और 12वीं पास वालों को ही वो ऑफर मिलती है। तो ऐसी नौकरी की ऑफर आपके हाथ से छूट सकती है, क्योंकि आप जब भी रिटायर्ड होते हो तो आपकी डिस्चार्ज बुक में आपकी जितनी भी एजुकेशन लिखी हुई है उस एजुकेशन को मान्य रखा जाता है। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अपना हायर एजुकेशन, अपनी ज़्यादा ऊंची डिग्री जो भी आपने ले रखी है उसको दर्ज ना कराएं, क्योंकि आपको रिटायरमेंट के बाद जब भी किसी नौकरी में अप्लाई करना है तो इंटरनेट के थ्रू ही करना है। उसमें आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसको आप उसमें दर्ज करा सकते हो, उसमें आप दिखा सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। सुदामा कुमार पूछते हैं, सर मैं एयरफोर्स में हूं, मेरी सर्विस 7 साल है, क्या मुझे अभी डिस्चार्ज मिल सकता है? सुदामा जी, बिल्कुल आपको डिस्चार्ज मिल सकता है, चाहे आपकी नौकरी 7 साल हो, 2 साल हो या 15 साल हो। अगर आप डिस्चार्ज लेना चाहते हैं तो संविधान में आपके लिए प्रावधान है, कोई भी नागरिक अपनी मर्जी से कोई भी नौकरी कर सकता है और कोई भी नौकरी छोड़ सकता है। लेकिन हमारी पर्सनल आपको सलाह यह रहेगी कि आप नौकरी छोड़ने का डिसीजन तभी लीजिए जब आपके आगे, आपके फ्यूचर के लिए आपके पास कोई अच्छा प्लान हो। परमात्मा राजभर जी पूछते हैं, तो परमात्मा जी, आप आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में नौकरी कर रहे हैं और 17 साल आपकी नौकरी हो गई है, हवलदार आपका रैंक है, आप डिस्चार्ज जाना चाहते हैं, लेकिन न्यू पेंशन पॉलिसी के हिसाब से अभी तक आपकी पेंशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। लागू होने के लिए 2021 की खबर है, लेकिन अभी तक कोई भी फर्क नहीं है। आप बेफिक्र होकर पेंशन जा सकते हैं, डिस्चार्ज ले सकते हैं, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। किशन कुमार जी पूछते हैं, जय हिंद सर, क्या ड्राइवर के लिए ड्राइवर लाइसेंस का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर मिलता है तो क्या वो सिविल में वैलिड है? तो किशन कुमार जी, देखिए, जब भी आप डिस्चार्ज लेते हैं तो आपकी डिस्चार्ज बुक के अंदर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी ट्रेड प्रोफिशिएंसी का एक डिटेल्स लिखी होती है, जिसमें साफ शब्दों में आपको लिखा जाएगा कि आप ड्राइवर हैं और किन किन व्हीकल के ड्राइवर हैं वो भी लिखा रहेगा।
इनके अलावा एक ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है आर्मी की तरफ से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ सिविल में वैलिड है। ये सारे डॉक्यूमेंट सिविल में आपके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साबित हो सकते हैं, लेकिन सिविल अथॉरिटी में कहीं भी ये एक लाइसेंस के रूप में वैलिड नहीं है। रमेश कुमार यादव जी ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये समस्या बहुत लोगों के साथ हो जाती है। रमेश कुमार यादव जी पूछते हैं कि सर क्या किसी बंदे का मैरिटल डिस्कॉर्ड चल रहा है तो क्या उसे पेंशन में से गुजारा भत्ता देना पड़ेगा या नहीं। तो रमेश कुमार जी देखिए, हमने आपको कहा था कि आप ईमेल में हमें पूरी डिटेल्स भेजिए, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। हालांकि आपने नहीं भेजी है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। मैरिटल सब्जेक्ट में जब आपका कोई केस चल रहा है तो काफ़ी सारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है और आपकी भूतपूर्व वाइफ उन्होंने दूसरी शादी कर ली है तो किसी भी प्रकार से उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, और अगर शादी नहीं की है तो वो आपके ऊपर गुजारा भत्ते के लिए क्लेम कर सकती है। तो इस चीज़ को आपने केयर करना चाहिए। गुरपिंदर सिंह ने पूछा है सर एक्समैन को राइफल लेनी चाहिए या नहीं, और लेनी चाहिए तो राइफल ले या रिवॉल्वर ले। गुरपिंदर सिंह जी देखिए, राइफल और पिस्टल हो या रिवॉल्वर हो, ये सारे लाइसेंस आपको तभी काम के हैं जब आप इन हथियारों के साथ में कहीं फ्यूचर में जॉब करना चाहते हैं। तो आपने सबसे पहले ये सोचना है कि आपके एरिया में आपको किस टाइप के जॉब अवेलेबल है, क्योंकि जो राइफल के जॉब है वो भी कुछ अलग कैटेगरी में आते हैं, एज ए गार्ड गनमैन की कैटेगरी में आते हैं, और जो रिवॉल्वर पिस्टल के जॉब है वो भी कुछ अलग कैटेगरी में आते हैं। उसमें आपको सुपरवाइजिंग के चांस मिल सकते हैं, फील्ड ऑफिसर के चांस मिल सकते हैं। तो आपने जिस तरह से आपके इलाके में सूट पड़ता है वही हथियार आपको लेना चाहिए, ताकि पैसे वेस्ट ना हो जाए और बाद में आपको तकलीफ ना हो जाए। हथियार अगर आप लेंगे तो हथियार तो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा। मदाबा नंदा ने पूछा है कि सर क्या योगा इंस्ट्रक्टर के लिए स्कूल में भर्ती आती है क्या? मैं आर्मी से योगा इंस्ट्रक्टर हूं। ओके, तो मदाबा जी सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए कि आर्मी में योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स होता है, लेकिन उसके लिए अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो आप कहीं इंस्टीट्यूट में आपके लिए चांस हो सकते हैं कि आप एज ए योगा इंस्ट्रक्टर काम करें। उनके अलावा कहीं सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज आती है और उसके लिए बहुत अच्छी सैलरीज भी होती है। लेकिन एक ही चीज समझने लायक है कि जिस योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स आपने कर रखा है उसके लिए आपके पास वैलिड गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनके अलावा कई लोग सिविल में मैंने देखे हैं जो आर्मी से रिटायर्ड है और योगा क्लासेस बड़े बड़े सिटियों में चला रहे हैं और अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तो एक्चुअल में अगर आपको योगा का टैलेंट है और आपकी स्पीच अच्छी है तो आप प्राइवेटली भी अपने योगा क्लासेस चलाकर काफ़ी अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। टीएस चहर जी ने हमें पूछा है और रिक्वेस्ट किया है कि सर हमें साइड बिजनेस करने के लिए और अच्छा निवेश करने के लिए कुछ अच्छी टिप्स बताएं जिससे कि हम और ज़्यादा अर्निंग कर सके। तो टीएस चहर जी आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड पर्सन हो आप, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको इस चैनल पे इन्वेस्टमेंट के लिए जो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि फौजी भाइयों की लाइफ को सेट होता हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में हम एक स्पेशल वीडियो लाने वाले हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए, सभी को काम आने वाला वीडियो आपको जल्दी ही मिलने वाला है। अमनदीप बवाजी पूछते हैं कि सर एक्समैन की बेटी की मैरिज के लिए कुछ पैसा मिलता है, वो कैसे मिलता है और कितना मिलता है, प्लीज बताएं। तो अमनदीप जी आप सही बोल रहे हैं, एक्समैन की बेटी के लिए मैरिज के लिए कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे कि ऐसे एक सर्विसमैन जिनको किसी ना किसी वजह से पेंशन नहीं मिल रहा है, यानी कि वो पेंशन विड्रॉल नहीं कर रहे हैं और कोई और नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे एक सर्विसमैन के परिवार को उनकी बेटी की शादी के लिए पैसे मिलते हैं। केंद्र सरकार की वेबसाइट पर इसका अमाउंट 16,000 रुपया लिखा हुआ है। मानचंद्र जी ने भी एक अच्छा सवाल पूछा है। हमने टोल टैक्स के ऊपर, डिफेंस पर्सन के टोल टैक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिनमें काफ़ी लोगों के कुछ डाउट रह गए थे, तो उसको पूरी तरह से क्लैरिफाई कर ही देता हूं मैं आपको। इन्होंने पूछा है कि सर फौज की गाड़ी में तो टोल टैक्स लगता ही नहीं है, इनके अलावा प्राइवेट में कैसे क्या होगा। तो ध्यान से समझ लीजिए, डिफेंस पर्सन के लिए टोल टैक्स के रूल क्या है कि कोई डिफेंस पर्सन अगर मिलिट्री व्हीकल में जा रहा है तो उसको टोल टैक्स नहीं लगता है, सीधी सी बात है। अगर कोई डिफेंस पर्सन अपनी पर्सनल गाड़ी में जा रहा है और ऑफिशियल यूज से जा रहा है, यानी कि गवर्नमेंट या सरकारी ड्यूटीज के लिए अपनी पर्सनल गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा है और टोल टैक्स के ऊपर अपना आई कार्ड या कोई ऑफिशियल अथॉरिटी लेटर दिखाता है, तो उस प्राइवेट व्हीकल पर डिफेंस पर्सनल को टोल टैक्स नहीं लगेगा।
लेकिन अगर कोई डिफेंस पर्सनल अपनी प्राइवेट व्हीकल का यूज कर रहा है और अपने प्राइवेट उपयोग के लिए, अपने पर्सनल उपयोग के लिए उसका यूज कर रहा है, तो ऑन सर्विस होने के बावजूद भी उन्हें टोल टैक्स लगेगा। ये कानून है। लेकिन आमतौर पे आप प्राइवेट व्हीकल लेकर निकलते हो टोल टैक्स से और अपना आई कार्ड दिखाते हो तो वो टोल टैक्स नहीं लेते हैं। तो वो ये साबित होता है कि आपके आई कार्ड दिखाने के ऊपर कि आप ऑन सर्विस हो और ऑफिशियल यूज के लिए आप गाड़ी यूज कर रहे हो। कानून के मुताबिक आपको ऑन सर्विस होने के बावजूद भी अगर प्राइवेट यूज के लिए आप अपनी गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। समीर कुमार पटेल जी ने पूछा है कि सर जब हम AWPO का फॉर्म भरते हैं तो अपनी जो भी कोर्स की डिटेल्स है सिर्फ उसकी डिटेल ही भरनी है या उसके सर्टिफिकेट भी उसके साथ अटैच करने हैं? तो समीर कुमार पटेल जी, जब आप AWPO के फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें पूरी तरह से कॉलम दिया हुआ है कि आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन ले रखा है सिविल साइड से और आर्मी साइड से। तो आपने जो भी कोर्स कर रखे हैं उस कोर्स की उसमें आपने डिटेल भरनी है, सर्टिफिकेट आपको अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिलीप कुमार साहू जी पूछते हैं कि सर ECHS की फैसिलिटी लेना ठीक है या फिर इसके बदले में हेल्थ इंश्योरेंस लेना ठीक है? तो दिलीप कुमार साहू जी, 101% आपको ECHS की फैसिलिटी लेना ही सही है, क्योंकि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो फॉर्मेलिटीज़ में काफ़ी सारी अड़चनें आती है, कुछ फैसिलिटीज़ आपको नहीं भी दी जाती है जो कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तब वो नहीं बताएंगे, लेकिन बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको काफ़ी सारी उसमें से फैसिलिटीज़ कट जाएगी और आपको पैसे पेड करने पड़ सकते हैं। लेकिन ECHS एक सरकार की तरफ से दी गई सुविधा है। ECHS में आप अनलिमिटेड जितना भी आपका व्यय है वो सारा व्यय आपको मिलने लायक होता है। तो डेफिनेटली आपको ECHS ही लेना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आर्मी पर्सन या डिफेंस पर्सन जो रिटायर्ड है जिनको ECHS की फैसिलिटी मिल रही है उनको तो किसी भी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस कराना ही नहीं चाहिए। ये बेकार में आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। अरुण कुमार पूछते हैं, सर प्रीमेचर लेने के लिए क्या कोर्ट केस करने से कुछ हो सकता है क्या? अरुण कुमार जी, प्रीमेचर आप आर्मी की फॉर्मेलिटीज से ही लीजिए, अपने CO को, अपने रिकॉर्ड्स को कन्विंस कराइए। कोर्ट केस के चक्कर में मत पड़िए, हमारी पर्सनल एडवाइस आपको है। जब आप कोर्ट केस के चक्कर में पड़ जाएंगे तो कोर्ट की कार्रवाई इतनी जल्दी तो होती नहीं है, आपको कई साल लग जाएंगे। उतने सालों में, उतने समय में आप आसानी से फौज की फॉर्मेलिटी से ही प्रीमेचर ले लेंगे। बाल मुकुंद सिंह पूछते हैं, हमने एक वीडियो बनाया था अभी जिसमें डिफेंस वेस्टलैंड के बारे में हमने बताया था कि डिफेंस वेस्टलैंड आपने कैसे सैंक्शन करानी है। इन्होंने पूछा है कि सर मैं किसी और स्टेट में, यानी कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे झारखंड में अगर वेस्टलैंड सैंक्शन करानी है तो मैं करा सकता हूँ क्या? देखिए 80 के दशक में ये रूल था कि अगर डिफेंस पर्सनल जिस स्टेट में भी पोस्टेड है उस पोस्टिंग के दरमियान अगर वेस्टलैंड सैंक्शन कराते हो तो आपको किसी भी स्टेट में जहां पर आप पोस्टेड हो वहां पर वो डिफेंस लैंड मिल जाती थी। लेकिन बाद में नियमों में कुछ तब्दीली आई है। लेटेस्ट नियम के मुताबिक अदर स्टेट में आप नहीं सैंक्शन करा सकते हो। राज शर्मा ने भी ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा है कि सर क्या मैं अपने गांव के आसपास की ही वेस्टलैंड सैंक्शन करा सकता हूं या कहीं और भी करा सकता हूं? तो देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट के नियमों के ऊपर निर्भर करती है। अगर किसी स्टेट में तो ऐसा रूल्स है कि आप पूरे राज्य में कहीं भी वेस्टलैंड हो उसको आप सैंक्शन करा सकते हो, लेकिन कई राज्यों में ऐसे नियम है कि आप सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में ही वेस्टलैंड को सैंक्शन करा सकते हो। तो वो आपने पता करना है कि आपके स्टेट में क्या चल रहा है, उसी नियम के अनुसार आपने करना है। हरेश जी पूछते हैं कि सर क्या डिफेंस पर्सनल को रहने के लिए प्लॉट सैंक्शन कराने की सुविधा है क्या गुजरात में? तो हरेश जी आप अगर गुजरात से बिलोंग करते हो तो मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि जी हाँ, आपको रेसिडेंशियल प्लॉट सैंक्शन कराने का बिल्कुल प्रावधान है। वो भी 2 गुंठे तक जमीन आपको मिलती है रहने की सुविधा के लिए। और इसके लिए नियम यह है कि आपकी सालाना इनकम जो है पेंशन के अलावा वो 36,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको 2 गुंठे तक रहने के लिए प्लॉट देने का प्रावधान है। रमन कुमार राठौड़ जी ने पूछा है कि सर क्या रिटायर्ड होने के 15 साल बाद में दोबारा से कम्यूटेशन ले सकते हैं? जी राठौड़ जी, बिल्कुल भी आप दोबारा से कम्यूटेशन नहीं ले सकते हो। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पे हमने वीडियो बनाया था, उनके ऊपर चेत सिंह ने पूछा है कि सर क्या IT से रिलेटेड जॉब के लिए यह सर्टिफिकेट वैलिड है? तो चेत सिंह जी, बिल्कुल IT से रिलेटेड जॉब के लिए यह सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। यह सर्टिफिकेट सिर्फ वहां पर वैलिड है जहां क्लास C की और D की पोस्ट हो और वहां पर नॉन टेक्निकल पोस्ट हो, वहां पर यह सर्टिफिकेट वैलिड होता है। अंकुश जी पूछ रहे हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा
गवर्नमेंट वेस्टलैंड के बारे में कि गवर्नमेंट वेस्टलैंड कहाँ पर है। तो अंकुश जी, पता करने का एक सीधा सा तरीका है, अपने ग्राम पंचायत में आप तलाटी के पास जाइए, वहाँ पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है कि आपके आसपास में कहाँ पर, आपके ग्राम पंचायत के अंडर में कहाँ पर वेस्टलैंड है। और इनके अलावा आप तहसीलदार की ऑफिस से भी इसकी कॉपी निकलवा सकते हैं, उनके पास भी रिकॉर्ड रहता है कि आपके तहसील में कहाँ कहाँ पर वेस्टलैंड है। और बाद में आप ग्राउंड में जाके उन्हें चेक कीजिए कि रिकॉर्ड में तो वेस्टलैंड दिखा रहा है, लेकिन ग्राउंड में उस वेस्टलैंड के ऊपर किसी ने कब्जा तो नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से आप वेस्टलैंड के बारे में पता कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे पेंशनर, एक्स सर्विसमैन, फौजी भाइयों ने शिकायतें हमें कर रखी है, कमेंट कर रखे हैं, ईमेल कर रखे हैं कि सर मेरी पेंशन मेरे साथी से कम आ रही है। तो इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे देना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर आपका साथी जिसके साथ आप कंपैरिजन अपनी कर रहे हैं वो आपकी एक ही डेट का भर्ती है और उनके सारे प्रमोशन, आप दोनों के सारे प्रमोशन एक ही डेट के हैं और सेम डेट में आपने रिटायरमेंट लिया है, उसके आपकी सेम बेसिक है, उसके बाद भी आपकी पेंशन कम आती है, तब आप इसके बारे में केस पुटअप करवा सकते हो। आपको अपनी 6 महीने की पे स्लिप और आपके साथी की 6 महीने की पे स्लिप, पेंशन के बाद की पे स्लिप आपको बैंक के द्वारा मिल जाती है, जिसमें आपका पेंशन ड्रॉ होता है और वहाँ बैंक आपको पेंशन की पे स्लिप नहीं देती है। तो आप बैंक अकाउंट का जो रिकॉर्ड है जिसमें आपका पेंशन दिखाया जा रहा है उसको लगा दीजिए। 6 महीने का रिकॉर्ड आपने लगाना है और आपके पूरी केस के बारे में बताते हुए आपने एक एप्लीकेशन लिख देना है। वो एप्लीकेशन आपने एक तो पीसीडीए को भेज देना है, एक आपने अपने रिकॉर्ड को भेज देना है और पेंशन डिपो को भेज देना है। उनके बाद में वहाँ से आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि पीसीडीए की तरफ से और केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से पेंशन अदालतों का आयोजन होता है। तो आप पीसीडीए की वेबसाइट पर जाकर पेंशन अदालत कहाँ पर लगने वाली है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस पेंशन अदालत में भी आपको अपना केस पुटअप करना चाहिए, वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये थे आपके प्रश्नों के सारे उत्तर। जिन जिन भाइयों के प्रश्नों के उत्तर अभी नहीं मिले हैं वो इस चैनल पर बने रहिएगा, बार बार ये वीडियो अपडेट्स होते रहते हैं और आपके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। इनके अलावा दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाइयों ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि सर अच्छा इन्वेस्टमेंट हम कैसे करें उसके बारे में वीडियो बनाएं। तो जल्द से जल्द हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें एक डिफेंस पर्सनल की लाइफ को सूट हो ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बताएंगे, ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप अपने भविष्य को बना सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।